साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने विमुक्त, घुमंतु और अर्धघुमंतु समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना, जिसका पूरा नाम है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNT अर्थात डी नोटिफाइड ट्राइब्स, ये शॉर्ट में सीड के नाम से जानते हैं, इसको शुरू किया गया है। तो देखिए, ये जो सीड योजना है, ये विमुक्त अर्थात डी नोटिफाइड ट्राइब्स, घुमंतु अर्थात नोमैडिक ट्राइब्स और अर्धघुमंतु सेमी नोमैडिक ट्राइब्स जनजातीय समुदायों के सशक्तिकरण के लिए एक छत्र योजना मतलब अम्ब्रेला योजना है। इस योजना के 4 घटक हैं। कौन कौन से? पहला इसका घटक है शैक्षिक सशक्तिकरण। तो इसके तहत इन समुदायों के छात्रों को सिविल सेवा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, MBA आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। तीसरा, आय सृजन में सहायता के लिए आजीविका के विकल्प प्रदान किए जाएंगे। और इसके अतिरिक्त चौथा जो इसमें रहेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना या इंदिरा आवास योजना के माध्यम से आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये इसके 4 घटक हैं। इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है और योजना की समयावधि जो है वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष रहेगी, मतलब 2025-26 तक यह योजना चलेगी। आगे देखते हैं, विकास और कल्याण बोर्ड को DNT अर्थात विमुक्त, SNT अर्थात अर्धघुमंतु और NT अर्थात आपका NT हो गया आपका घुमंतु के लिए योजना के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है। किसको सौंपा गया है? विकास और कल्याण बोर्ड को। विमुक्त जनजातियों अर्थात डी नोटिफाइड जनजातियों से तात्पर्य उन समुदायों से है जिन्हें औपनिवेशिक युग के आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के तहत जन्मजात अपराधी के रूप में अधिसूचित किया गया था। स्वतंत्रता के बाद आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 को निरस्त कर दिया गया और इन समुदायों को विमुक्त घोषित कर दिया गया, डी नोटिफाइड ट्राइब्स घोषित कर दिया गया। बाद में इसके स्थान पर आदतन अपराधी अधिनियम 1952 पारित किया गया। ये जो DNT अर्थात विमुक्त हैं, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, इनके लिए जो उपाय किए गए हैं उनकी बात करें तो वर्ष 2008 में रेनके आयोग की स्थापना की गई थी और वर्ष 2015 में श्री भीखू रामजी इदाते की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया गया था। घुमंतु और अर्धघुमंतु वे जनजाति समुदाय होते हैं जो सामान्यतः मौसम के आधार पर अपनी आजीविका हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते रहते हैं। आगे बात करते हैं, शिक्षा मंत्रालय ने प्रौढ़ शिक्षा की एक नई योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की है। तो देखिए, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का लक्ष्य प्रौढ़ अर्थात वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को शामिल करना है। इस योजना का उद्देश्य आधारभूत साक्षरता और संख्या कौशल FLN, जिसका इंग्लिश में नाम है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, प्रदान करना है। साथ ही 21वीं सदी के नागरिक के लिए आवश्यक अन्य घटकों को भी सम्मिलित करना है। ये घटक कौन से हैं? तो इसमें महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल विकास, बुनियादी शिक्षा और सतत शिक्षा है। ये कुछ घटक हैं जो इसमें शामिल होंगे। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। अब से प्रौढ़ शिक्षा की जगह पे क्या इस्तेमाल होगा? सभी के लिए शिक्षा शब्दावली का उपयोग किया जाएगा। तो अब प्रौढ़ शिक्षा का इस्तेमाल नहीं होगा, मतलब शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। यह योजना वित्तीय वर्ष 2022-27 की अवधि के लिए शुरू की गई है। तो ध्यान रखिएगा, 2022 से 27 के लिए आधारभूत साक्षरता और संख्या कौशल FLN अर्थात फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का लक्ष्य ऑनलाइन अध्यापन, शिक्षण और मूल्यांकन प्रणाली, ये शॉर्ट में OTLS कहते हैं, का उपयोग करके प्रतिवर्ष 1 करोड़ की दर से 5 करोड़ विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों तक पहुंचना है। योजना की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनकी बात करें तो इसमें 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के सभी गैर साक्षर लोगों को मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता संबंधी शिक्षा प्रदान की जाएगी। दूसरा, योजना के तहत लड़कियों और महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, दिव्यांगजनों, वंचित, घुमंतु, निर्माण श्रमिकों, मजदूरों आदि श्रेणियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें फोकस क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें जिन क्षेत्रों पर फोकस होगा उसमें आकांक्षी जिले जो हैं, स्पेशल डिस्ट्रिक्ट्स, इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय और राज्य औसत से कम साक्षरता दर वाले जिले हैं तथा 60% से कम महिला साक्षरता दर वाले जिले भी इसमें फोकस वाले क्षेत्र हैं। तो देखिए, इसमें बजट कितना है, कितना व्यय किया जाएगा? तो कुल परिव्यय जो है 1037.9 करोड़ रुपए है। इनमें से
700 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा है और 337.9 करोड़ रुपए का राज्य का हिस्सा शामिल है। योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखिए, वर्ष 2009-10 से लेकर के वर्ष 2017-18 के दौरान साक्षर भारत कार्यक्रम लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा, साक्षर भारत कार्यक्रम कब से कब तक था? 2009-10 से लेकर 2017-18 तक। इसके बावजूद एक अनुमान के अनुसार 18.12 करोड़ वयस्क व्यक्ति अभी भी गैर साक्षर हैं। आगे चलते हैं, भूस्थानिक डेटा जारी करने की पहली वर्षगांठ बनाई गई, इसके संबंध में देखते हैं। तो भूस्थानिक डेटा जारी करने की पहली वर्षगांठ बनाई गई। इस अवसर पर भारत सरकार ने घोषणा की है कि वह 6 लाख से अधिक गांवों का मानचित्र तैयार कर रही है और इसके अलावा 100 भारतीय शहरों के अखिल भारतीय 3D मानचित्र भी निर्मित किए जा रहे हैं। इसके लिए भूस्थानिक प्रौद्योगिकी और ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। भूस्थानिक प्रौद्योगिकी शब्द जो है ये आधुनिक उपकरणों की श्रेणी का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन उपकरणों का उपयोग पृथ्वी और मानव समाज के भौगोलिक मानचित्रण एवं विश्लेषण में किया जाता है। भूस्थानिक प्रौद्योगिकी के कई प्रकार हैं, जिनमें आपका आता है सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग। इसमें क्या होता है? इसमें अंतरिक्ष से एकत्र की गई छवियों और डेटा शामिल होता है। इसमें एयरबॉर्न कैमरा और सेंसर प्लेटफॉर्म भी प्रयुक्त होते हैं इन छवियों और डेटा को लेने के लिए। दूसरा है भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS। इसके तहत क्या होता है? डेटा के मानचित्रण और विश्लेषण के लिए ये सॉफ्टवेयर उपकरण हैं जो भू संदर्भित होते हैं, अर्थात पृथ्वी की सतह पर एक विशेष स्थान पर लगाए जाते हैं। इंटरनेट मैपिंग तकनीक, गूगल अर्थ जैसे प्रोग्राम वो भी भूस्थानिक प्रौद्योगिकी के ही प्रकार हैं। पिछले वर्ष 2021 में भूस्थानिक डेटा के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इसमें या इनमें मानचित्र सहित भूस्थानिक डेटा और भूस्थानिक डेटा सेवाओं के सृजन एवं प्राप्ति संबंधित दिशा निर्देश शामिल हैं। पिछले वर्ष अर्थात 2021 में भूस्थानिक डेटा के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इनमें ये वही चीज लिखी है, रिपीट हो गई है, तो छोड़ दीजिए। इसके अलावा सरकार प्रारूप राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति, नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी NGP और भारतीय उपग्रह नेविगेशन नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये जो भूस्थानिक प्रौद्योगिकी है या टेक्नोलॉजी है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। तो जैसे मौसम विज्ञान में विशेष क्षेत्रों के लिए मौसम पूर्वानुमान जारी करने में, कृषि क्षेत्र में एक चयनित भूभाग पर वनस्पति की स्थिति का आकलन करने में इसका इस्तेमाल हो सकता है। वहीं स्वास्थ्य देखभाल में, महामारी के प्रकोप के क्षेत्रों की निगरानी के लिए तथा वानिकी, तो यहां पर वनाग्नि और वनों की कटाई का पता लगाने तथा बड़े पैमाने पर वनाग्नि को रोकने में इसका इस्तेमाल हो सकता है। परिवहन में तो स्थान और आगमन के समय की जानकारी, रूट मेकिंग तथा नेविगेशन के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। और बात कर लेते हैं, भारत में सौर अपशिष्ट प्रबंधन नीति का अभाव है। देखिए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने रेखांकित किया है कि भारत वर्तमान में सौर अपशिष्ट को इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट ई-वेस्ट का ही हिस्सा मानता है। यह इसके लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं करता। सौर अपशिष्ट बेकार पड़े सौर पैनलों द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट हैं। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक वैश्विक फोटोवोल्टिक अपशिष्ट की मात्रा 78 मिलियन टन तक हो जाएगी। निकट भविष्य में भारत फोटोवोल्टिक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले शीर्ष 5 देशों में से एक हो सकता है। यदि इस अपशिष्ट को पूरी तरह से अर्थव्यवस्था में वापस उपयोग किया जाता है तो पुनर्प्राप्त सामग्री का जो मूल्य है वर्ष 2050 तक 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो सकता है। अब बात कर लेते हैं भारत में सौर अपशिष्ट संबंधी तथ्यों की। तो सौर पैनलों की अनुमानित उपयोग योग्य अवधि जो होती है वो 25 वर्ष होती है। यह विदित है कि भारत के सौर निर्माण उद्योग का आरंभ वर्ष 2010 में हुआ था, इसलिए अधिकांश स्थापित सौर प्रणालियां अपनी कार्य अवधि में ही हैं इस समय। ऐसे में फिलहाल बड़ी मात्रा में सौर अपशिष्ट उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। हालांकि सौर पैनल मॉड्यूल परिवहन, स्थापना अर्थात इंस्टॉलेशन और संयंत्र संचालन के दौरान भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। सौर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जो सुझाव दिए गए हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो फोटोवोल्टिक पैनलों के लिए संधारणी संपूर्ण उपयोग अवधि तक प्रबंधन नीतियां तैयार की जानी चाहिए। दूसरा, अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना का विस्तार किया जाना चाहिए और विद्युत खरीद समझौते के तहत पर्यावरण के अनुकूल निपटान और सौर अपशिष्ट पुनर्चक्रण को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सौर अपशिष्ट के लैंडफिल पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, इसे जमीन में नहीं दबाना चाहिए क्योंकि यह अपशिष्ट पर्यावरण के लिए हानिकारक है। अन्य देशों में सौर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जो विधियां अपनाई गई उनकी बात करें तो यूरोपीय संघ ने विशेष रूप से फोटोवोल्टिक अपशिष्ट के लिए विनियमों को अपनाया है। वहीं वाशिंगटन और कैलिफोर्निया में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व नियम को अपनाया गया है तथा जापान और दक्षिण कोरिया ने विशेषतः फोटोवोल्टिक अपशिष्ट की समस्या के समाधान के लिए समर्पित कानून बनाने के संकेत दिए हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात कर लेते हैं
कि स्टेम सेल प्रत्यारोपण के बाद पहली बार एक महिला रोगी का एचआईवी संक्रमण ठीक होने का मामला सामने आया है। तो देखिए, अमेरिका में स्टेम सेल प्रत्यारोपण से एचआईवी संक्रमित एक महिला के ठीक होने का मामला सामने आया है। इस तकनीक से एचआईवी से ठीक होने वाली वह विश्व की पहली महिला और तीसरी व्यक्ति है। व्यक्ति के रूप में तीसरी है और महिला के रूप में पहली है। महिला को स्टेम सेल दान करने वाले व्यक्ति में एड्स अर्थात एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के लिए जिम्मेदार वायरस का प्रतिरोध प्राकृतिक रूप से मौजूद था। एचआईवी की बात करें तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एक ऐसा वायरस होता है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है और उसे कमजोर करता है। यदि एचआईवी का उपचार नहीं किया जाता है तो यह एड्स का कारण बन सकता है। अब बात कर लेते हैं आगे। स्टेम सेल प्रत्यारोपण को अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण या बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में रोगी को क्षतिग्रस्त स्टेम सेल को हटाने के लिए स्वस्थ स्टेम सेल प्राप्त होते हैं। अब स्टेम सेल प्रत्यारोपण के प्रकारों की बात करें तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ऑटोलॉगस प्रत्यारोपण, दूसरा होता है एलोजेनिक प्रत्यारोपण। तो देखिए, जो ऑटोलॉगस प्रत्यारोपण होता है इसमें रोगी के शरीर की ही स्टेम सेल का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में कोशिकाओं को निकालकर उनका उपचार किया जाता है और फिर विकार रहित होने के बाद उसी शरीर में पुनः स्थापित कर दिया जाता है। दूसरा, एलोजेनिक प्रत्यारोपण के तहत स्टेम सेल किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त होता है जिसे डोनर या दाता कहा जाता है। तो जिस परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे जिस महिला के बारे में, तो यहाँ पे ये दूसरे प्रकार का ही प्रत्यारोपण हुआ है। एलोजेनिक प्रत्यारोपण के माध्यम से ही उसका एचआईवी एड्स ठीक हुआ है। अब स्टेम सेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टेम सेल जो होती हैं विशेष मानव कोशिकाएं होती हैं। ये कई अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं जैसे कि मांसपेशी कोशिकाओं, रक्त कोशिकाओं और मस्तिष्क कोशिकाओं में विकसित होने में सक्षम होती हैं, परंतु ये गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, इसलिए ये शरीर में कोई विशेष कार्य नहीं कर सकती हैं। स्टेम सेल जो होते हैं ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक आपका भ्रूण स्टेम सेल होता है, दूसरा वयस्क स्टेम सेल, तीसरा इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होता है। जो भ्रूण स्टेम सेल है, एम्ब्रोइंग स्टेम सेल, यह भ्रूण के लिए नई कोशिकाओं की आपूर्ति करती रहती है जब वह एक बच्चे के रूप में विकसित होता रहता है। दूसरा वयस्क स्टेम सेल, एडल्ट स्टेम सेल्स, यह जीव के वृद्धि करने पर नई कोशिकाओं की आपूर्ति करती है, साथ ही यह क्षतिग्रस्त होने वाली कोशिकाओं को भी हटाने का कार्य करती है। वहीं इंड्यूज प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, इसकी बात करें तो इस स्टेम सेल को वैज्ञानिक प्रयोगशाला में बनाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा जो एलोजेनिक स्टेम सेल प्रत्यारोपण है जिसके माध्यम से महिला एचआईवी एड्स से ठीक हुई है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ये कैसे कार्य करता है। तो देखिए, सबसे पहले जो दाता अर्थात जो डोनर होगा उसकी कोशिकाओं का संग्रह किया जाएगा। कैसे? रक्त जो है दाता के या डोनर के रक्त का अस्थि मज्जा या गर्भनाल से एकत्र किया जाता है। रोगी के हाथ की नस से रक्त लिया जाता है। इसके बाद अस्थि मज्जा को एक ऑपरेटिंग कक्ष में अनुत्पादक परिस्थितियों में हटा दिया जाता है। इस दौरान रोगी सामान्य निश्चेत अवस्था या बेहोशी में होता है, ऐसा कभी कभी ही किया जाता है। दूसरा, जन्म के तुरंत बाद गर्भनाल से रक्त एकत्र किया जाता है। गर्भनाल से दान किए गए रक्त का परीक्षण किया जाता है और भविष्य में उपयोग के लिए रक्त को एक पब्लिक कॉर्ड ब्लड बैंक में कॉर्ड ब्लड यूनिट के रूप में प्रशीतित और संग्रहित किया जाता है। इसके बाद क्या होता है? इसका प्रसंस्करण किया जाता है। दूसरे नंबर पे ये 3 लिखा है, यहाँ 2 होना चाहिए। देखिए, दाता के रक्त को एक मशीन के माध्यम से संसाधित किया जाता है जो स्टेम कोशिकाओं को हटा देता है। शेष रक्त फिर दाता को वापस कर दिया जाता है। फिर तीसरा स्टेप क्या होता है इसमें? अनुकूलन और उपचार। तो शेष कैंसर कोशिकाओं को समाप्त करने और प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करने के लिए विकिरण चिकित्सा के साथ या उसके बिना रोगी को हाई डोज कीमोथेरेपी दी जाती है। इससे शरीर को स्टेम सेल प्रत्यारोपण के बाद दान की गई कोशिकाओं के साथ अनुकूलन में मदद मिलती है। फिर चौथा स्टेप क्या होता है? रोगी को रक्त चढ़ाना, इन्फ्यूज करना। रक्तवाहिका में रखे कैथेटर के माध्यम से दाता से प्राप्त स्टेम सेल को रोगी में वापस डाल दिया जाता है। स्टेम सेल अस्थि मज्जा तक जाती है और नई रक्त कोशिकाओं का उत्पादन शुरू करती है। यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो चित्र दिखाया गया यह चित्रण एलोजेनिक स्टेम सेल प्रत्यारोपण प्रक्रिया को दर्शाता है। एक बार दाता से स्टेम सेल एकत्र किए जाने के बाद कोशिकाओं को क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट के साथ मिश्रित कर दिया जाता है ताकि वह जमी हुई अवस्था, ये कई वर्षों तक जमी रहती हैं, ताकि वह जमी हुई अवस्था में रह सकें। बाद में एक बार जब रोगी की पहचान हो जाए और कोशिकाओं की आवश्यकता हो तो कोशिकाओं को बिना नुकसान पहुंचाए पिघलाया जा सकता है और रोगी में समावेशन किया जा सकता है। आगे बात कर लेते हैं। भारत ने पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक अर्थात नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर NMSC
की नियुक्ति की है। भारत में एक राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक NMSC की नियुक्ति 26/11 की आतंकवादी हमला जो कि वर्ष 2008 में हुआ था के बाद से प्रस्तावित है। नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का हिस्सा होगा तथा वह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA को रिपोर्ट करेगा। कारगिल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने भी इसकी सिफारिश की थी। इस प्रकार भारत को लंबे समय से इस NMSC अर्थात राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक की आवश्यकता थी। या इसकी भूमिका क्या है? तो यह समुद्री सुरक्षा के मुद्दों पर भारत सरकार का प्रधान सलाहकार होगा। यह भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, तटीय और समुद्री सुरक्षा में शामिल सुरक्षा एजेंसियों तथा 13 तटीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच समन्वय सुनिश्चित करेगा। दूसरा, वर्तमान में इन एजेंसियों द्वारा कभी कभी एक दूसरे के अधिकार क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर दिया जाता है, इससे इनके कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। तो ये क्या करेगा? समन्वय का कार्य करेगा। भारतीय समुद्री क्षेत्र को सुरक्षित करने की आवश्यकता क्यों? क्योंकि भारत के पास 7000 किलोमीटर से अधिक लंबी समुद्री तटरेखा है और 20 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, EEZ है। इस प्रकार भारत सदियों से भारत की सुरक्षा एवं समृद्धि में समुद्री क्षेत्र की केंद्रीय भूमिका की अनदेखी करता रहा है। महत्वपूर्ण कच्चे तेल सहित 70% से अधिक भारतीय व्यापार समुद्र के माध्यम से होता है, इसलिए यह हमारे लिए यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही चीन समुद्र आधारित सुरक्षा सिद्धांत का पालन कर रहा है और वह पाकिस्तान और म्यांमार के माध्यम से हिंद महासागर में प्रवेश कर रहा है, तो उसे काउंटर करने के लिए भी हमें इस पर फोकस करने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो किए गए अन्य उपाय हैं उनकी। तो पहला है क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास, जिस पहल यह शॉर्ट में सागर पहल के नाम से जानते हैं। तो यह प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिपादित हिंद महासागर नीति का विषय है। दूसरा, व्हाइट शिपिंग समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा मानवीय सहायता और आपदा राहत पर समझौते भी संपन्न किए हैं। तीसरा, कोविड काल में ऑपरेशन सागर 1 और सागर 2 के माध्यम से तटीय निगरानी रडार प्रणाली और चिकित्सा आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। चौथा, समग्र सुरक्षा प्रदाता समुद्री डकैती रोधी और समुद्री सुरक्षा अभियानों के लिए भारतीय नौसेना एवं तटरक्षक बलों ने पोतों की तैनाती की हुई है। अब बात कर लेते हैं जो सुर्खियों में चीजें रही, जैसे भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के बारे में। तो देखिए, भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट IBP मार्ग के माध्यम से हल्दिया जो कि पश्चिम बंगाल में है, यहां से असम के पांडु तक इस्पात उत्पादों की पहली खेप रवाना की गई है। अंतर्देशीय जल पारगमन और भारत व्यापार पर भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल के बारे में बात करें तो इस प्रोटोकॉल में पहली बार वर्ष 1972 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसका अंतिम नवीनीकरण वर्ष 2015 में 5 वर्षों के लिए किया गया था। इसमें 5 वर्ष से आगे की अवधि के लिए इसके स्वतः नवीनीकरण का प्रावधान किया गया है। इसके तहत एक देश के अंतर्देशीय जहाज दूसरे देश के निर्धारित मार्गों के माध्यम से पारगमन कर सकते हैं। तो यहां पे आप मैप में देखेंगे तो यहां पर पश्चिम बंगाल के हल्दिया से जो है आपका असम का पांडु, यहां तक बांग्लादेश से होकर के इस्पात उत्पादों को पहुंचाया गया है। आगे चलते हैं। अगला है यूनाइटेड नेशंस सिलेक्शन असिस्टेंस एंड असेसमेंट टीम 2022-24 UNSAT के बारे में। देखिए, पहली बार संयुक्त राष्ट्र SAAT अर्थात संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन सिलेक्शन असिस्टेंस एंड असेसमेंट टीम या संयुक्त राष्ट्र मिशन सेवा 2022-24 के लिए सूचीबद्ध 69 सदस्यीय पैनल में 25% से अधिक महिला पुलिस अधिकारियों का चयन किया गया है। ये सदस्य विभिन्न अर्धसैनिक बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों से संबंधित तथा विभिन्न राज्यों के पुलिस अधिकारी हैं, जो ये 69 सदस्यीय पैनल है। देखिए, इन्हें साइप्रस, दक्षिण सूडान और माली सहित विदेशों में 5 भारतीय मिशनों में प्रतिनियुक्त किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र SAT परीक्षा का जो आयोजन होता है वो गृह मंत्रालय करता है। विभिन्न संयुक्त राष्ट्र मिशनों में तैनाती के लिए इस परीक्षा को उत्तीर्ण करना न्यूनतम आवश्यक योग्यता होती है। आगे बात कर लेते हैं केंद्रीय मोटर वाहन दूसरा संशोधन नियम 2022 के बारे में। तो संशोधित नियमों के अनुसार वर्ष 2023 से, कब से? वर्ष 2023 से मोटरसाइकिल के चालक को 9 माह से 4 वर्ष की आयु तक के बच्चे को पीछे की सीट पर ले जाते समय कुछ सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करना होगा। जैसे बच्चे को मोटरसाइकिल के चालक से अटैच करने के लिए एक सेफ्टी हार्नेस का उपयोग किया जाएगा। यह एक ऐसा जैकेट है जो यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे का ऊपरी हिस्सा चालक से सुरक्षित रूप से जुड़ा रहे। दूसरा, चालक को यह सुनिश्चित करना होगा कि पीछे बैठने वाला बच्चा अपना क्रैश हेलमेट या साइकिल हेलमेट पहने हो जो उसके सिर पर फिट बैठता हो। तीसरा, 4 वर्ष तक की आयु के बच्चे को पीछे की सीट पर बैठाकर ले जाने वाली मोटरसाइकिल की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं क्षमता विकास CD योजना के बारे में। तो मंत्रिमंडल ने 3000
3,179 करोड़ रुपए के या 3,179 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ योजना को वर्ष 2026 तक जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की है। क्षमता विकास योजना के बारे में बात करें तो यह ध्यान रखिएगा, यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। क्षमता विकास योजना किसकी है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की। इसका उद्देश्य विश्वसनीय और समय पर अधिकाधिक आंकड़ों की उपलब्धता को सक्षम बनाने के लिए अवसंरचनात्मक, तकनीकी एवं कार्यबल से जुड़े संसाधनों को बढ़ाना है। इसमें 2 उप योजनाएं हैं। कौन सी? पहली, सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता। इसके तहत विश्वसनीय आधिकारिक आंकड़ों के संग्रह, संकलन और प्रसार के लिए राज्य स्तरीय सांख्यिकी प्रणालियों की सांख्यिकी क्षमता एवं संचालन में सुधार करना है। दूसरा, आर्थिक जनगणना। यह भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर स्थित सभी गैर कृषि आर्थिक प्रतिष्ठानों की पूरी गणना प्रदान करता है। आगे बात कर लेते हैं विश्वविद्यालय अनुसंधान और वैज्ञानिक उत्कृष्टता संवर्धन पर्स योजना के बारे में, PURSE। देखिए, भारतीय वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क में दीर्घकालिक स्मृति समेकन की प्रक्रिया को समझने के लिए अपनी तरह का पहला उपकरण विकसित किया है। इसका विकास जो है पर्स योजना के तहत प्रदान की गई अवसंरचना सहायता के माध्यम से किया गया था। तो हमें पर्स योजना के बारे में जानना है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का प्रमुख बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है और इसे वर्ष 2009 में विशेष रूप से विश्वविद्यालयों के लिए शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयों की अनुसंधान क्षमता को सुदृढ़ करना है। इस परियोजना की सहायता अवधि कितनी है? 4 वर्ष है। वित्त पोषण का प्रारूप की यदि बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इसमें 75% और मेजबान संस्था 25% का योगदान करते हैं। आगे बात करते हैं बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट के बारे में। तो देखिए, यह एक्सरे या सीटी स्कैन के माध्यम से किए गए अस्थि ढांचे के आकलन के आधार पर किसी व्यक्ति का आयु निर्धारण परीक्षण है। आपराधिक दायित्व सुनिश्चित करने के लिए आयु निर्धारण में परीक्षण की आवश्यकता होती है। इस परीक्षण से ज्ञात आयु के आधार पर कानून व्यक्तियों को से अलग अलग तरह का व्यवहार करता है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि परीक्षण को त्रुटिहीन नहीं कहा जा सकता। ये जो आपका परीक्षण होता है बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट, इसे त्रुटिहीन नहीं कहा, मतलब इसमें त्रुटि हो सकती है। यह किशोर होने का दावा करने वाले आरोपी की आयु निर्धारित करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। आगे बात करते हैं प्लूटो का वायुमंडलीय दबाव। तो वैज्ञानिकों की एक टीम ने प्लूटो के वायुमंडलीय दबाव का सटीक मान प्राप्त किया है। यह पृथ्वी पर औसत समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव से 80,000 गुना कम है। इसकी गणना प्लूटो द्वारा तारकीय ग्रहण स्टेलर ऑक्यूलेशन के पर्यवेक्षण द्वारा प्राप्त आंकड़ों से की गई थी। ये जो तारकीय ग्रहण होता है, ये क्या होता है? तारकीय ग्रहण तब घटित होता है जब एक खगोलीय पिंड और पर्यवेक्षक के बीच कोई अन्य खगोलीय पिंड गुजरता है। इससे वह पर्यवेक्षक की दृष्टि से छिप जाता है। इस डेटा की गणना देवस्थल, नैनीताल के देवस्थल में स्थित 3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप और 1.3 मीटर देवस्थल फास्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप दूरबीनों का उपयोग करके की गई थी। जो देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, यह भारत का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, इसको भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं इथोपिया के बारे में, जिसकी राजधानी अदीस अबाबा है। इथोपिया की संसद ने आपातकाल समाप्त कर दिया है। इसे टाइग्रे विद्रोहियों द्वारा राजधानी में प्रवेश करने की धमकी देने के बाद लगाया गया था। राजनीतिक मानचित्र की बात करें तो इथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पर स्थित है और यह एक भू आबद्ध लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये गल्फ ऑफ अदन है, रेड सी है, और यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका इथोपिया है, जिसकी राजधानी अदीस अबाबा है। और इसके पड़ोसी देशों में देखेंगे, इसके उत्तर में इरिट्रिया है, उत्तर पूर्व में जिबूती है, और पूर्व में आप देखेंगे तो सोमालिया घेरा हुआ है, और दक्षिण में केन्या है, और पश्चिम में दक्षिणी सूडान और सूडान स्थित है। तो ये आपका लैंडलॉक्ड कंट्री है। आपसे यदि ये प्रश्न पूछूं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश आते हैं, तो आप चाहे तो इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं, बाद में इसका उत्तर मैं आपको बता दूंगा। सीमावर्ती राष्ट्रों को हम लोग देख लिए। अब इसकी भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो यहाँ की जलवायु कैसी है? यहाँ उच्च भूमि क्षेत्रों में समशीतोष्ण से लेकर तराई क्षेत्रों में उष्ण तक भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो माउंट रॉस डेजन या दांशे। निम्नतम बिंदु डॉनकिल डिप्रेशन है, और सबसे बड़ी झील यहाँ की कौन सी है? तो टाना झील है, और नील नदी का जो उद्गम होता है वो यहीं से होता है। प्रमुख नदियां यहाँ नील नदी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये नीली नील नदी है, ठीक है। तो टाना झील से ही नीली नील नदी का उद्गम होता है। दो है, एक व्हाइट नील नदी है और एक नीली नील नदी, ये दोनों आगे मिलकर के जाकर के मिलती हैं और नील नदी बनाती हैं। सबसे प्रमुख नदियां यहां पे कौन सी हैं? तो नीली नील, ओमो और आवास।
अब इसके अतिरिक्त अफ्रीकी संघ और अफ्रीका के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग के मुख्यालय जो है वो आदिस अबाबा यहाँ की इथोपिया की राजधानी में ही स्थित है। आगे बात करते हैं कुछ व्यक्तित्व के बारे में। तो श्री गुरु संत रविदास के बारे में। प्रधानमंत्री ने गुरु रविदास जयंती के अवसर पर दिल्ली में श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर के दर्शन किए। वह भारत में 15वीं शताब्दी के दौरान सक्रिय रहे एक महान संत, दार्शनिक, कवि एवं समाज सुधारक थे। यदि इनके योगदान की बात करें तो वह उत्तर भारतीय भक्ति आंदोलन के प्रमुख नेतृत्व करता थे। उन्होंने निचली जाति के लोगों को प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश दिए थे। उन्हें मीराबाई का आध्यात्मिक गुरु भी माना जाता है, रविदास को। इनके गुणों में वह जाति व रंग के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव के विरुद्ध तथा उन्होंने महान कार्यों या कर्म को करने पर बल दिया। आगे बात कर लेते हैं बेलू नच्चियार के बारे में, जिनका जन्म 3 जनवरी 1730 में हुआ था। इनकी मृत्यु 25 दिसंबर 1796 में हुआ। सरकार ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की गुमनाम नायिकाओं पर एक सचित्र पुस्तक जारी की है। इसे आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में जारी किया गया है। इसमें शिवगंगा की रानी बेलू नच्चियार का भी उल्लेख किया गया है। उन्हें तमिलों द्वारा वीरमंगई के नाम से जाना जाता है। वह रामनाथपुरम की राजकुमारी थी। इनका योगदान क्या रहा है? तो वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध युद्ध आरंभ करने वाली पहली भारतीय रानी थी। वह वल्लारी और सिल्वम जैसी कई युद्ध कलाओं में प्रशिक्षित थी। वह एक कुशल घुड़सवार और तीरंदाज थी। इसके अलावा उन्होंने अंग्रेजी, फ्रेंच और उर्दू भाषा का उन्हें बेहतर ज्ञान था। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।